हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिकल लोचा सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन लेकर आपके पास आया हूँ, ये क्वेश्चन है आईटी एडवांस 2016 का। पेपर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप एल्डोल कंडेंसेशन की बात भी करेंगे, इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन की बात भी करेंगे, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात भी करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात भी करेंगे। मतलब एक अच्छा क्वेश्चन जिसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी कोशिश होगी आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इन्हेंस किया जाए और कैसे कैसे क्वेश्चंस को मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मैं दिखा पाऊँ, और कैसे कन्फ्यूजन बनते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ, और कैसे उन कन्फ्यूजन से आप निकलोगे इसे भी प्रॉपर आपको बता पाऊँ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास क्वेश्चन है, एक बेंजीन है, उसके आगे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसके आगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। आपको दे रहा है पहले फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है, NaOH का रिएक्शन है, हीट है, और सेकंड स्टेज में फिर से फॉर्मल्डिहाइड है, H+ है, लेकिन आगे कह रहा है कैटालिटिक अमाउंट में है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिया है। एक ऑप्शन में यहाँ बेंजीन और आगे एक 6 मेंबर्ड रिंग, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ बेंजीन कीटोन आगे इस तरह की चीज़ है। यहाँ पे देखा जाए तो बेंजीन और यहाँ अगेन 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ OR OH। इधर आ जाएँ तो यहाँ पर बेंजीन, यहाँ CO, यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप और यहाँ पे CH2OH। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। चलिए सोचिए, सबसे पहले तो ये सोचिए कि जब आपके पास बेंजीन है, जब आपके पास कीटोन है, मतलब सबस्ट्रेट के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप मतलब एरोमेटिक का रिएक्शन हो सकता है, बेंजीन है। एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास कीटोन्स हैं, कीटोन का रिएक्शन हो सकता है। यही तो हो सकता है। तो जब बेंजीन को देखा जाए तो बेंजीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और जब वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो जिस रिएजेंट के ऊपर अटैक करेगा वो रिएजेंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो दैट मीन्स बेंजीन का जो जनरल रिएक्शन होता है वो रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करिए, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, फॉर्माइलेशन, नाइट्रोसेशन, ये तो पढ़ा है। मतलब बेंजीन का नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना जरूरी है, और जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा तब हम बेंजीन को ऊपर अटैक कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं। यहाँ आते हैं, दूसरा जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कीटोन, और कीटोन मतलब C+O, और जो C+O मतलब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे सिस्टम में आपके पास NaOH है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो पहला ऑब्जर्वेशन कह सकता है कि भाई उस इलेक्ट्रॉन रिच का इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करा दो। एक ऑप्शन तो ये है कि इस पर्टिकुलर एज अ न्यूक्लियोफाइल NaOH को यहाँ रिएक्शन करके बॉन्ड को तोड़ दो। दूसरी संभावना, क्या इस कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? और जो कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है और ट्रीटमेंट करा रहा है बेस का, तो एक संभावना और भी तो हो सकती है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और अगर ट्रीटमेंट बेस का करा रहा है, तो दैट मीन्स सोचिए, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस first gave beta hydroxyaldehyde which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. This reaction is called as aldol condensation. तो दैट मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन होने की पॉसिबिलिटी भी है, और अगर कंडेंसेशन ना सोचें तो एल्डोल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी तो है ही। मतलब अगर एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है और अगर ट्रीटमेंट बेस का कर रहा है, तो दैट मीन्स एक संभावना ये भी तो दिखाई दे रही है, एक संभावना ये भी दिखाई दे रही है कि हम एल्डोल टाइप रिएक्शन भी सोच लें। अब ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन भी है और अगर ट्रीटमेंट कर रहा है बेस के द्वारा और ये एक्सेस में है, तो दैट मीन्स कैनिज़ारो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, aldehyde without alpha hydrogen on treatment with base undergoes redox reaction to give salt of carboxylic acid and alcohol.
तो दैट मीन्स अगर मैं केवल इसका रिएक्शन सोचूं तो इसका मतलब हमको कैनिजारो दिखाई दे रहा है, इसका रिएक्शन सोचूं तो इसका मतलब हमको एल्डोल दिखाई दे रहा है, और इसका रिएक्शन अभी फिलहाल तो ना सोचूं। क्यों ना सोचूं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच रिच का आपस में कोई रिएक्शन होगा नहीं। अब दो संभावना, क्या इसे एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिएक्शन करूं या इसे एज अ बेस इसके प्रोटॉन को खींचूं? क्या करूं? सोचिए, इसके द्वारा मैं इसके प्रोटॉन को खींचकर एसिड बेस रिएक्शन सोचूं या इसे एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक हम एडिशन रिएक्शन के बारे में सोचूं? क्या सोचूं? एसिड बेस रिएक्शन फास्ट या ऑर्गेनिक रिएक्शन फास्ट? एसिड बेस, और जो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है तो इसका मतलब इसे एज अ बेस इसके प्रोटॉन को खींचने में यूज़ करना है। तो मैकेनिज्म वाइज अगर मैं रिएक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो आपके पास है क्या? आपके पास एक बेंजीन है, ये बेंजीन बना लिया, इसी पर्टिकुलर में इस CO को मैंने दिखा दिया, इस मिथाइल को ऐसे कर दिया, यहाँ H ले लिया, और इस पर्टिकुलर के द्वारा NaOH के द्वारा हमने इस प्रोटॉन को खींच लिया। इस कार्बन पे 2 मिथाइल था, इस कार्बन को 2 मिथाइल को मैंने ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन को मैंने ऐसे बना दिया। अब बेस ने अगर इस प्रोटॉन को खींच लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर दिया, और ये कार्ब एनायन ए डबल बॉन्ड भी C के पास माइनस रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी गेन कर रहा है। और अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं तो ध्यान से देखो, बेंजीन ऐसे है, यहाँ हो गया O माइनस, यहाँ बन चुका है डबल बॉन्ड, ये 2 मिथाइल ऐसे बना दिए। तो दैट मीन्स इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इधर से भी O माइनस का प्लस M पैसा दे रहा है, CH3 का हाइपर कंजुगेशन पैसा दे रहा है, CH3 का हाइपर कंजुगेशन पैसा दे रहा है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्लस M भी इसको पैसा दे रहा है। तो दैट मीन्स ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है तो इसका मतलब अब ये O माइनस की वजह से रिच हो चुका है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा। और जब ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा तो एक संभावना तो ये है कि ये पर्टिकुलर, इसका इलेक्ट्रॉन को मैं इधर पहुंचा के ये सोच लेता हूँ, तो ये पर्टिकुलर एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर दे। और दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक कर दे। तो सोचिए, अगर सिस्टम के अंदर फॉर्मल्डिहाइड मौजूद है और अगर वो एक्सेस में मौजूद है तो इसका तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर या इस पर्टिकुलर कीटोन के ऊपर? कहाँ करेगा? दिमाग में क्या पिक्चर बैठाना है कि जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना ही आसान होगा। तो यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर कम है और यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है, और जब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। और जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाओगे? इस बेंजीन को तो ऐसे ही बना दो, इस पर्टिकुलर CO को तो ऐसे ही बना दो, 2 मिथाइल ऐसे ही कर दो, इस कार्बन पे CH2 और ये O माइनस बन गया जो बाद में प्रोटॉन को लेकर OH में कन्वर्ट हो गया। तो क्या 0 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बना या नहीं बना? बन गया, एल्डोल बन गया ना। 0 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए था जो हमको मिल गया। अब क्वेश्चन ये आया कि सर इसके द्वारा आपने अटैक क्यों नहीं कराया? सोचिए, ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है या कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है? किसका होता है? कार्बन का। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होते हैं, और जो कम स्टेबल होते हैं दैट मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो इसके द्वारा यहाँ रिएक्शन कराते हुए हमने इस तरह का प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए। अब सोचिए, चूँकि कह रहा है भाई ये एक्सेस में है, और जो कह रहा है कि एक्सेस में है तो इसका मतलब अभी कहानी में क्या है? कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, साथ में फॉर्मल्डिहाइड भी मौजूद है और साथ में बेस भी मौजूद है। तो सोचिए, अगर सिस्टम के अंदर बेस भी मौजूद है और ऐसा कोई कीटोन मौजूद है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा रिएक्शन कराएं? कैनिजारो रिएक्शन। और जब कैनिजारो रिएक्शन करोगे तो इसका करा देना है ऑक्सीडेशन और इसका करा देना है रिडक्शन। ये तो करोगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई दूसरी एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा कराते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन का हम कराते हैं रिडक्शन। क्यों कराते हैं? क्योंकि ये OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके O माइनस बनाएगा और ये हाइड्राइड के रूप में दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है, तो इसलिए इसका कराते हैं रिडक्शन और फॉर्मल्डिहाइड का कराते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन कराते हुए
इसका रिडक्शन कराते हुए इस पर्टिकुलर को भी हमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और जब अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया तो कहानी के अंदर ऐसे बन गया, कहानी के अंदर ऐसा बन गया, कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बना दिया, अल्कोहल वाले को ऐसे ही छोड़ दिया और इस मिथाइल को भी ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब हमें जितना दिखाई दे रहा है, पहले हमने एल्डोल करा दिया, फिर बाद में हमने कैनिजारो करा दिया और कैनिजारो करा के ये बना दिया, बन गया। लेकिन आगे कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड H+ है, कैटालिटिक अमाउंट है। अब सोचिए, फॉर्मल्डिहाइड H+ है, कैटालिटिक अमाउंट है, अब क्या होगा? अब क्या होगा अगर सिस्टम के अंदर फॉर्मल्डिहाइड है और साथ में कह रहा है कि H+ है, ये कैटालिटिक अमाउंट में है, तो करेगा क्या? यही एज अ बेस इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या कहानी में OH, ये H और ये प्लस बन गया या नहीं? बन गया। ठीक है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी गेन कर लेगा, और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करके ये कहानी के अंदर कुछ इस तरह का किरदार अला देगा। स्टेबिलिटी के टर्म्स में देखा जाती है, ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन डालने से क्या यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा नहीं बढ़ गया? जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई अटैक कर सकता है। कौन अटैक कर सकता है? कौन अटैक कर सकता है? कहानी के अंदर अल्कोहल है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है तो इसी पर्टिकुलर को अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो क्या इसके ऊपर अटैक करा सकते हो या नहीं? करा सकते हो। और इसी को थोड़ा सा ऐसे दिखा दें, इसी CO को ऐसे दिखा दें तो क्या इस पर्टिकुलर को ऐसे यहाँ अटैक करके और यहाँ से अटैक करके इस तरीके से वाटर को निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हो। और जब वाटर को निकाल सकते हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बना लोगे वो क्या बना लोगे? इसमें कोई चेंज है नहीं, ये O है, ये O है और ये आपका CH2 ऐसा बन गया। मतलब मैंने क्या किया कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया, और जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया तो इसी को थोड़ा सा एक बार मैं फिर से दिखा दूं। यहाँ O है और यहाँ जब O ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये बन गया CH2 और ये बन गया OH ऐसा बन गया, और ये आपका अल्कोहल ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स एक ही कार्बन पे OR और OH, कहानी कौन सी है? हेमी एसिटल। और फिर से क्या होगा? फिर से H+ इसके ऊपर अटैक करके इसको वाटर के रूप में निकालेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर लेगा और अटैक करके ये बना लेगा। तो दैट मीन्स आंसर हमको दिखाई दे रहा है A। दैट मीन्स हमको आंसर क्या दिखाई दे रहा है? A। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग केवल और केवल एल्डोल बाद में कैनिजारो रिएक्शन सोचता हूँ तो कोरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, और उसके बाद अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता हूँ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पहले हेमी एसिटल और बाद में एसिटल बना देता हूँ। और जब बाद में हेमी एसिटल से एसिटल बना देता हूँ, दैट मीन्स मुझको ऑप्शन A दिखाई दे रहा है। मुझको ऑप्शन A दिखाई दे रहा है। ऑप्शन A दिखाई दे रहा है, यही है ना? यही है। अब क्वेश्चन आया B कैसे बना होगा? B कैसे बना होगा? सोचिए B कैसे बना होगा। अगर मान लो कल्पना करो कि हम ऐसे सोचते हैं कि कहानी के अंदर रिएक्शन कराया, इस पर्टिकुलर कीटोन को ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ 2 मिथाइल है और यहाँ आपका OH है, ऐसा बना दिया, यहीं पर रिएक्शन कराकर रोक दिया। मतलब एल्डोल पे ही रिएक्शन को रोक दिया। और जो एल्डोल पे ही रिएक्शन को रोक दिया और अब फॉर्मल्डिहाइड H+ का रिएक्शन है, और जो फॉर्मल्डिहाइड H+ का रिएक्शन है तो इस अल्कोहल ने इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक कर दिया, और जो अल्कोहल ने इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक कर दिया तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग इस कीटोन को ऐसे ही यहाँ 2 मिथाइल और यहाँ आपका CH2 और ये O और यहाँ पे आपका CH2 और ये OH ऐसे बन गया या नहीं? बन गया। और जो कहानी के अंदर ये किरदार आ गया, अब सोचिए ये किरदार आ गया, ये तो किरदार था जो आपके B में था, मतलब आपने एक बार एल्डोल करा दिया और एल्डोल कराने के बाद अब इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक करा रहे हो और अटैक करा कर ये बना रहे हो, B ऑप्शन बना रहे हो। अब सोचिए इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी तो यहाँ अटैक कर सकता है, और जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, इस बॉन्ड को तोड़ सकता है, तो कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6
कितने मेंबर रिंग बन गई? देखिए 1 2 3 4 5 6। और जब 6 मेंबर रिंग बनाओगे तो क्या कहानी यही नहीं बनी? सोचिए सोचिए, इस पर्टिकुलर से ये O माइनस बना जो बाद में प्रोटॉन लेके OH में कन्वर्ट हो गया है। ये कार्बन इधर कार्बन से कनेक्टेड है जिसमें 2 मिथाइल है, आगे CH2 है, आगे आपका O है, आगे आपका CH2 है और ये CH2 O से कनेक्टेड हो गया, ये बन गया। तो दैट मीन्स इसकी संभावना थी, इसकी भी संभावना थी। अब जरा इसके बारे में आ जाए, ये कैसे बना होगा? तो ये कैसे बना होगा कि अगर बच्चे ने एक बार रिएक्शन कराकर एल्डोल और एल्डोल कराकर यहीं पर रोक दिया, एक बार अगर रिएक्शन करा दिया एल्डोल और एल्डोल बना के यहीं पर रोक दिया और अगर सिस्टम के अंदर फॉर्मल्डिहाइड H+ है और इसके करस्पॉन्डिंग बन गया तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D है और जो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D है तो दैट मीन्स यहाँ पार्सल पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पार्सल पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पार्सल पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स यही तो पोजीशन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है और इस पर्टिकुलर का मेटा डायरेक्टिंग नेचर है। और जो इस पर्टिकुलर का मेटा डायरेक्टिंग नेचर है तो ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पोजीशन पर अटैक कर सकता है और ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके मेटा पोजीशन पर अटैक कर दिया तो क्या कोरस्पॉन्डिंग D ऑप्शन भी नहीं है ना? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा पहले एल्डोल करा दे, अगर बच्चा पहले एल्डोल करा दे और बाद में इसका कैनिजारो रिएक्शन करा दे, मतलब पहले इसका एल्डोल करा दे, बाद में इसका कैनिजारो करा दे और उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्शन कर दे तो कोरस्पॉन्डिंग A ऑप्शन तैयार है। जब बच्चा पहले केवल एल्डोल करा दे, बच्चा पहले केवल एल्डोल रिएक्शन करा दे और एल्डोल रिएक्शन कराकर इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर दे तो इसका मतलब B ऑप्शन भी तैयार है। इससे मन ना भरे तो यहाँ से ये बना है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर दे तो ऑप्शन C भी बना है। और अगर कभी एल्डोल का जो प्रोडक्ट बना है इसको देखते हुए, इसका मेटा डायरेक्टिंग नेचर सोचते हुए इसके मेटा पर लगा दें तो D ऑप्शन भी तैयार है। तो क्या करें? ऑप्शन A को करें, B को करें, C को करें, D को करें? सोचिए, A को करें, B को करें, C को करें, D को करें? तो हेल्प क्या लेना है? एल्डोल तो कराना ही कराना है, यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। और जब यहाँ तक पहुँचना है और उसके बाद कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है, और जब फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है तो इसका मतलब जितनी बार रिएक्शन हो सकता है उतनी बार रिएक्शन करा डालिए। तो जितनी बार रिएक्शन हो सकता है उतनी बार रिएक्शन करा डालिए, मतलब एल्डोल के बाद कैनिजारो रिएक्शन करा डालिए। बस में आ गई, एल्डोल के बाद कैनिजारो रिएक्शन करा डालिए और जो एल्डोल के बाद कैनिजारो रिएक्शन करा डालिए और क्रॉस कैनिजारो का कॉरस्पॉन्डिंग ये बना दोगे। अब हमारी मजबूरी है, अब जो रिएक्शन होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसी तरह का एसिटल बनाने वाले हैं। और जो एसिटल बनाने वाले हैं तो आंसर क्या होने वाला है? A। तो कहानी का ट्विस्ट जो था, वो कहानी का ट्विस्ट क्या था? एक्सेस। कि एक्सेस में अगर फॉर्मल्डिहाइड है, तो एल्डोल कंडेंसेशन कराने के बाद आपको क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कराना ही कराना है। एल्डोल रिएक्शन कराने के बाद आपको क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कराना ही कराना है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और इस पर्टिकुलर कीटोन का रिडक्शन कराना ही कराना है। अगर आपने क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करा दिया और आपने इस तरह का डाईऑल बना दिया, अब बड़े आराम से एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करा सकते हो और अटैक कराकर एसिटल बना सकते हो। याद रहेगा कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से क्लियर करते हैं। कहानी के अंदर जो जो किरदार आ रहे हैं उस किरदार में क्या क्या आ रहा है? उस किरदार के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस। पता कहानी के अंदर एल्डोल की पॉसिबिलिटी है, तो जो एल्डोल की पॉसिबिलिटी है कराइए। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, मतलब कैनिजारो की पॉसिबिलिटी है कराइए। जो एक्सेस में है तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई दूसरी एल्डिहाइड कीटोन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्रॉस कैनिजारो का कॉन्सेप्ट कराइए और क्रॉस कैनिजारो का कॉरस्पॉन्डिंग हम कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाइए। याद रहेगा? अगर ये एक्सेस में नहीं होता और एक बार ही रिएक्शन करा लेता तो यहाँ पहुँच गए, और जब पहुँच गए तब इन संभावनाओं में जाना था। बस में आगे, लेकिन जो एक्सेस में है तो इसलिए इन संभावनाओं में नहीं जाना है और हमको आंसर देना है A। याद रहेगा?
तो इस तरह की और सारी मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस हम लोग आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। तो ये पहला सीरीज़ का क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश की है और कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसको थोड़ा सा दिखाया, और रियल क्वेश्चन जो कंपटीशन में आए हैं उन्हीं को लेकर दिखाया। तो इस तरह के और कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को करने के लिए आप चाहो तो मेरी बुक 10 का दम जो अमेज़न पे अवेलेबल है उसको ले सकते हो। उस पर्टिकुलर बुक के अंदर मैंने 2013 से लेकर 2022 तक के पेपर में जो भी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को थोड़ा आगे पीछे जोड़ते हुए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा, पाँचवें से छठा, छठे से सातवां, सातवें से आठवां, आठवें से नौवां, नौवें से 10वां, तो 1 से लेकर 10 रिएक्शंस को मिलाया है और 10 रिएक्शन को मिलाकर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं उसको बनाने की कोशिश किया है। तो अगर चैप्टर के मिक्सिंग को लेकर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में थॉट्स को बैठे और कैसे रिएक्शंस आगे प्रोसीड करते हैं आप प्रॉपर तरीके से सीख पाओ, तो बुक आपके लिए एक रामबाण हो सकती है। तो फिर से बोल रहा हूँ, 10 का दम, उस बुक को ले लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग आप डायरेक्ट जाकर वहाँ से उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर बुक को ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप कोटा में हो और ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हो और केमिस्ट्री को लेकर परेशान हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। मेरी कोचिंग लर्नो 5 है। यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल मतलब पूरी केमिस्ट्री पे आपकी पकड़ बनाने की कोशिश करूँगा और हर तरह का डर जो आपके दिलो दिमाग में बैठा होता है केमिस्ट्री को लेकर उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। आपके द्वारा एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करता है। और हर टीचर चाहता तो है ही कि उसे थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम मिले, उसे मोटिवेशन मिले, कि जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई चीज़ को करना चाहे तो उसको एक्स्ट्रा जोश रहे और जोश के थ्रू वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाए। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं इस सीरीज़ की दूसरी वीडियोस में, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर और जो पास्ट में क्वेश्चन आए हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। गुड लक, गुड डे।